प्यारे बच्चों, आपको मैंने औद्योगिकरण के बारे में बताया था पिछले दिन। आज औद्योगिकरण के अंतर्गत ही औद्योगिक क्रांति से पहले का क्या परिचय है, यहाँ पर देखिए लिखा है। औद्योगिक क्रांति से पहले, पेज नंबर 54 पे जब औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया जाता है तो ये बात मस्तिष्क में आने लगती है कि यह प्रक्रिया कारखानों के विकास के साथ ही आगे बढ़ी। इस प्रकार औद्योगिक उत्पादन पर विचार करते समय हमारा ध्यान फैक्ट्रियों से होने वाले उत्पादन पर होता है। 4 और औद्योगिक श्रमिकों की स्थिति पर दृष्टि डालते हुए भी हम अपने सोच को कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों पर भी केंद्रित करते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति कुछ और ही है। वस्तुतः इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में ही नहीं होता था। बहुत से इतिहासकार इस स्थिति को आदि औद्योगिकरण का नाम देते हैं। यहाँ आदि शब्द किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था का संकेत है। आदिकाल जैसे कहते हैं ना, समय से पहले। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में उत्पादन व्यवस्था 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में उत्पादन व्यवस्था कैसी थी? 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप शहरों की सौदागर या व्यापारी गांव की ओर ध्यान केंद्रित करने लगे थे। वे किसान और कारीगरों को पैसा देते और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीज़ों की मांग बढ़ने लगी थी। इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था। कारण ये था कि शहरों में शहरी हस्तशिल्प और व्यापारिक गिल्ड्स बहुत शक्तिशाली थे। गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते थे। वे उत्पादक श्रमिकों को प्रशिक्षण देते थे और उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे। गिल्ड्स प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करने के साथ व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। गिल्ड्स को विशेष उत्पादों के उत्पादन और व्यापार का एकाधिकार मिला हुआ था। ऐसी स्थिति में नए व्यापारी शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे, इसलिए वे गांव की ओर जाने लगे थे। छोटे किसान और हस्तशिल्पियों द्वारा सौदागरों के लिए उत्पादन। इंग्लैंड के गांवों में करीब किसान और हस्तशिल्पी सौदागरों के लिए वस्तुएं बनाने लगे। ये ऐसा समय था जब खुले खेत खत्म होते जा रहे थे और कॉमन्स की बाड़ाबंदी की जा रही थी। अब तक अपनी रोजी रोटी के लिए ज़मीनों से काम चलाने वाले कारीगर किसान आमदनी के नए स्रोत ढूंढ रहे थे। बहुत से गरीब किसानों के पास छोटे छोटे खेत तो थे, किंतु उनसे घर के सभी लोगों का पेट भरना बहुत कठिन था। इसलिए जब सौदागर गांव में पहुंचे और गांव किसानों को माल का उत्पादन करने के लिए अग्रिम धनराशि दी तो किसान उत्पादन के लिए तुरंत तैयार हो गए। सौदागरों के लिए काम करते हुए ये किसान अपने छोटे छोटे खेत भी संभाल रहे थे। उत्पादन की इस आदि औद्योगिक व्यवस्था ने गरीब किसानों को आमदनी के स्रोत उपलब्ध कराए और खेती से होने वाली कम आय से गरीब किसानों की खराब होती स्थिति को संभालने में बड़ा सहारा दिया। अब गरीब किसानों को पूरे परिवार के श्रम संसाधनों के उपयोग का अवसर भी मिल गया था। इस व्यवस्था से शहरों और गांवों के बीच घनिष्ठ संबंध बना। सौदागर रहते तो थे शहरों में, लेकिन उनके लिए काम अधिकतर गांव में होता था। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर से ऊन खरीदते थे और उसे गांव में सूत काटने वालों के पास पहुंचा देते थे। वहां से जो धागा मिलता था उसे बुनकरों, फुलझर और रंगराजों के पास ले जाया जाता था। लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी। इसके बाद निर्यातक व्यापारी कपड़ों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेज देते थे। इस समय लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता था। उत्पादन की यह आदि औद्योगिक व्यवस्था व्यावसायिक आदान प्रदान की एक
विशेष प्रक्रिया थी। इस प्रक्रिया पर सौदागरों का पूर्ण नियंत्रण था। वस्तुओं का उत्पादन कारखानों के स्थान पर घरों में होता था। इस प्रक्रिया में प्रत्येक सौदागर लगभग 20-25 मजदूरों को काम करवाता था। उत्पादन की संपूर्ण प्रक्रिया में प्रत्येक सौदागर के नियंत्रण में सैकड़ों मजदूर काम करते थे। स्टेपलर कौन थे? फुलर कौन थे? ये ऐसे व्यक्ति थे जो रेशों की स्थिति के अनुसार उन्हें छांटता था। मतलब रेशों को छांटने वालों को स्टेपलर कहा गया। फुलर ऐसे व्यक्ति जो चुनटों के सहारे कपड़ों को समेटता था। एक किसी चीज़ के माध्यम से कपड़ों को एक जगह इकट्ठा करना फुलर कहलाता था। अब कारखानों का उदय कब हुआ? मैंने बताया था कारखानों का या औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी के मध्य में हुई। अर्थात इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, किंतु इनकी संख्या में तीव्र गति से वृद्धि 18वीं शताब्दी के अंत में ही हुई। कहते हैं तीव्र गति से वृद्धि 18वीं शताब्दी के अंत में हुई। कारखानों के उदय में कपास की बहुत बड़ी भूमिका थी। सन 1760 में ब्रिटेन कपास उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 25 लाख पाउंड स्थानीय तौर कच्चे माल का आयात करता था। बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सन 1787 में ये आयात बढ़कर 220 लाख पाउंड तक पहुंच गया। यह बढ़ोतरी उत्पादन प्रक्रिया में बहुत से परिवर्तनों का परिणाम थी। नए आविष्कार व प्रक्रियाएं। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में कई ऐसे आविष्कार हुए जिनके कारण कपड़े के निर्माण से संबंधित उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में कुशलता बढ़ गई। प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया और पहले से अधिक मजबूत धागों व रेशों का उत्पादन होने लगा। रिचर्ड आर्कराइट नामक व्यक्ति ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा प्रस्तुत की। ऐसी स्थिति में नए तरह के बदलाव आ गए। अभी तक कपड़ा उत्पादन संपूर्ण देहात व गांव में फैला हुआ था। उत्पादन से संबंधित काम लोग घर पर ही करते थे, लेकिन अब महंगी नई मशीनों को खरीदकर उन्हें कारखानों में लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अब संपूर्ण प्रक्रिया एक छत के नीचे एक मालिक के हाथ में आ गई। अब उत्पादन प्रक्रिया की देखरेख, गुणवत्ता और नियंत्रण तथा मजदूरों के क्रियाकलाप पर नियंत्रण रखना आसान हो गया। जब तक उत्पादन गांव में हो रहा था तब तक यह संभव नहीं था। इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कारखाने पूरी तरह से अस्तित्व में आ चुके थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कारखाने पूरी तरह अस्तित्व में आ चुके थे। अब अधिकाधिक उत्पादन कारखानों में ही होने लगा, किंतु पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत गांव में भी उत्पादन हो रहा था, लेकिन अब लोगों का अधिकाधिक ध्यान कारखानों पर ही था। अब औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार के बारे में अब कल जानकारी देंगे। धन्यवाद।